अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, दैट इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जब n इज इक्वल टू हमारा ऑड हो। ठीक है, अब एक दो सिंपल मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक जीआई रिवाइज कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक में जीआई और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों वाली यूनिट इंक्लूड करते हुए देखा है। ठीक है, ये वाला पार्ट अगर देखूं तो मेरे पास यहाँ पे दोनों कायरल सेंटर्स हैं और एक जो है मेरे पास यहाँ पे वो यूनिट है जिसके अबाउट हमारे को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख रही है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो अगर मैं इसको दो बराबर हाफ में कट करना चाहूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों सेम दिख रहा है ना। अब स्ट्रक्चर्स अगर हमारे पास सेम है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, n की वैल्यू ऑड नंबर में। अब n कैसे देखूंगा बेटा मैं यहाँ पे, कायरल सेंटर कितने हैं मेरे पास, 2, और एक कौन सी यूनिट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाली यूनिट, तो हो गया टोटल 2 + 1, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। जब ऑड नंबर में हमारे पास n की वैल्यू दे रखी हो और मॉलिक्यूल में सिमेट्री हो तो अपन ने जो फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दैट इज टोटल इज इक्वल टू 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर n - 1/2। एक बात छोटा सा बोलूंगा बेटा, वो ये कि इस जगह पे जब हम n को कंसिडरेशन में ले रहे हैं तो उसमें जीआई और कायरल सेंटर दोनों इंक्लूड है यूनिट वाइज। ये वो वाला मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे स्यूडो कायरल सेंटर इंक्लूड नहीं है। अब कहें से स्यूडो कायरल सेंटर क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन को अपन अगले वाले एग्जांपल्स में डिफाइन करेंगे, पहले इसके आइसोमर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मैं अगर देखूं तो टोटल हमारे पास जो आइसोमर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 कायरल सेंटर प्लस 1 जीआई यूनिट, तो 2 की पावर 3 - 1 प्लस 2 की पावर 3 - 1/2। क्लियर है, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4, 2 की पावर 2 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2, तो कुल मिला के आइसोमर कितने आएंगे, 6। अब अगर ये कहेंगे तो इसमें भी ध्यान रखना, ये वाले तो वो आइसोमर होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी इसलिए डिफाइन कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यूनिट के अंदर या कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर दे रखे हैं, और ये वाला जो पार्ट होंगे वो होंगे हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स। तो नेट नंबर ऑफ आइसोमर हो गए हमारे पास कितने, 6। ये हमारा जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन वाइज अगर मैं बनाऊं तो पी एंड सी लगाते हुए भी हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे मान के चलो, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर मैं ये बीच वाली डबल बॉन्ड वाली यूनिट नहीं लेता तो 2 कायरल सेंटर मेरे पास होते, 2 कायरल सेंटर विद सिमेट्री। नंबर ऑफ आइसोमर कितने ड्रॉ किए थे बेटा अपन ने, 3। अब वो 3 आइसोमर थे कौन कौन से, डबल आर वाला, डबल एस वाला, आर एस वाला और एस आर वाला। अब आर एस और एस आर जो थे वो आइडेंटिकल थे, तो इस तरह से कुल यूनिट कितनी बनी थी अपने पास, 3। इसी तरह से मैं अगर इसके लिए फाइंड आउट करूं तो बीच वाली यूनिट को मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये सिस वाली यूनिट है, दिस इज टेकन टू बी सिस, और यहां पे अपन मान के चल लेते हैं कि बीच वाली यूनिट हमारे पास ट्रांस वाली यूनिट है। ठीक है, अब अगर आइसोमर ड्रॉ करें तो ये जैसे कायरल सेंटर इस वाले पार्ट के ऊपर यहां पे हो गया OH और यहां भी हो गया OH। ठीक है, दोनों को मैंने वेज लाइन पे बना दिया। फिर इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन में बना देता हूं और इस वाले पार्ट में यहां पे क्या कर देता हूं, इसको तो कर देता हूं वेज का वेज, और ये वाला पार्ट वेज की जगह कहां डाल दिया, डैश। तीसरा जो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो ये वाला पार्ट अपन ने बना दिया। अब बीच वाला डबल बॉन्ड अगर आप देखोगे तो वो हमारे पास तीनों केसेस में ज्योमेट्री जो है वो है कौन सी, सिस वाली ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसमें अगर देखूंगा तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब दिमाग में आता है कि सर दोनों वेज बना दिए, वेज और डैश बना दिया, डैश और वेज बना दिया, वो वाला कहाँ बनाया जो दोनों डैश वाला हो, तो दोनों डैश और दोनों वेज बेटा इसी के थ्रू दिखेंगे। इसको पलट दो तो जो दोनों वेज है वो दोनों OH डैश पे चले आएंगे, दैट मीन्स आइडेंटिकल फिगर आ जाएगा। अब आप इसका RS आइडेंटिफाई कर लो, 1 2 3, ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज, तो आ गया हमारे पास S, 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास R, और आपको दिखेगा भी सही, दिस इज नथिंग बट हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस कंपाउंड में हमारे पास क्या अवेलेबल है, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। अब जरा इसी को देखें, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है बेटा जी, S। ये वाला पार्ट R है तो ये भी क्या होगा, S, तो ये डबल S हो गया, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा, डबल R। तो ये दोनों जो हो गए वो तो हो गए क्या, एनांशियोमर्स। क्या हो गए दोनों, एनांशियोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो गई ये। फिर से देख लेना इसको ऐसे कि अगर आपके बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता, मान लो अगर बाय द वे डबल की जगह सिंगल बॉन्ड ही होता तो आप 2 कायरल सेंटर के अबाउट ये बनाते ना डबल S डबल R, तो डबल S डबल R तो एनांशियोमर। ठीक है, और एक जो बनेगा वो मीजो बनेगा, तो ये कंपाउंड हमारे पास मीजो वाला हो गया, वही 2 कायरल सेंटर विद द सिमेट्री इन द एलिमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, विल बी हैविंग दी मीजो आइसोमर्स। तो कुल मिला के अगर देखूंगा तो सिस के 3 कॉन्फ़िगरेशन अपन बना पाए, एक तो SR वाला, SR RS दोनों में से कुछ भी बोलो,
आइडेंटिकल है डबल एस और डबल आर, ठीक है। इसके लिए अगर मैं फाइंड आउट करूं तो यहां पे अगर मैं कहूं तो ये वाला पार्ट मैंने ट्रांस की ज्योमेट्री अज्यूम करी, दिस इज अ सिस आइसोमर राइट नाउ हैज बीन कंसिडर्ड। अब कंसिडरेशन किया अपन ने ट्रांस आइसोमर का, तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया बेटा कि आप ये करो कि इस वाले को तो लिखो वेज पे, ठीक है, और इस वाले पार्ट को लिखो कहां पे, डैश पे, केस नंबर 1। सेकंड नंबर जो केस बना सकता हूं वो क्या ले सकता हूं मैं, यहाँ पे इस वाले ग्रुप को तो मैंने लिखा यहाँ पे डैश पे, और इस वाले पार्ट को मैं कहां लिख सकता हूं, वेज पे, राइट। ये ग्रुप और ये ग्रुप अगर देख के चले तो हमारे पास क्या होगा, बीच में यहाँ पे आप एक लाइन रखो और उसके हिसाब से 180 डिग्री का रोटेशन मार दो। जैसे इसको 180 डिग्री रोटेट मारोगे बोर्ड के प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो तो आ जाएगा नीचे और ये वाला पार्ट आ जाएगा ऊपर। तो बेटा ये दोनों जो ज्योमेट्री है ये आइडेंटिकल है। क्या है ये, आइडेंटिकल। और अगर वैसे देखना हो तो आप ये देख लो कि इस वाले पार्ट में वी आर हैविंग द सेंटर ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। अब इस केस में एक तो ये कॉम्बिनेशन बनाया वेज डैश और डैश वेज, दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। अब अपन ये करते हैं इसको चेंज करें, इस वाले पार्ट में इसको भी क्या कर देते हैं, वेज लाइन पे कर देते हैं। अगर मैं दोनों को वेज लाइन पे रखूंगा तो डू आई गेट दी सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये भी बाहर है, ये OH भी बाहर है, तो बाहर और बाहर होगा तो इस वाले पार्ट में तो हमें तो वो होना चाहिए ना सेंटर के रेस्पेक्ट में ग्रुप ऊपर और नीचे ऐसा हो कि फ्रंट साइड और बैक साइड यानी कि स्ट्रेट लाइन में दोनों अपोजिट साइड वाले ग्रुप आइडेंटिकल डिस्टेंस पे आना चाहिए, जो इसमें मिल नहीं रहा। तो हमारे पास इस जगह पे जो है दैट इज नॉट हैविंग COS POS, तो वैसे भी नहीं था। RS निकाल लेते हैं। ये वाला जो ग्रुप हुआ 1 2 3 क्या आ गया, ये S, 1 2 3 क्या आ गया, ये S, तो दिस इज डबल S। और इसी की जगह एक और ज्योमेट्री अगर मैं ड्रॉ करूं, ये वाला पार्ट लिखा और यहाँ पे अपन ने लिखा क्या, इस वाले पार्ट को लिख देता है डैश पे और दूसरा वाला पार्ट ये भी लिख दिया अपन ने यहाँ पे डैश पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डबल R। डबल R डबल S एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो गए मेरे पास, एनाइंशोमर्स। और ये जो हो गया हमारे पास दिस इज नथिंग बट S 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि OH पीछे है दैट मींस ये क्या हो गया R। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड हो गया दिस इज नथिंग बट मीजो। रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में अगर बोलूं तो कौन सा वाला, डायस्टेरियोमर्स। ये पूरी की पूरी जो पार्ट है इन दोनों कंपाउंड में से इसका इससे रिलेशन भी डायस्टेरियोमर, इसका इससे रिलेशन भी डायस्टेरियोमर्स, जो मिरर इमेज नहीं है वो डायस्टेरियोमर्स। कुल मिला के इस कंपाउंड के अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूं कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो एज ए लेमैन अगर बात करें तो अपने पास यहाँ पे n की वैल्यू निकाल लो 3, और नंबर ऑफ यूनिट है सही, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दो बराबर हाफ में डिवाइड हो सकता है स्ट्रक्चर वाइज, तो यहाँ पे बोल सकते हो टोटल 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, तो उस हिसाब से 6 आ ही रहा था। 4 एक्टिव 2 इनएक्टिव। अब आप यही चीज कॉम्बिनेशन के थ्रू भी देख सकते हो, ठीक। कैसे, ये 2 एक्टिव तो बनाए सिस ने, 2 एक्टिव बनाए ट्रांस ने, तो 2 एक्टिव सिस के 2 एक्टिव ट्रांस के, कुल एक्टिव कितने हुए, ऑप्टिकली एक्टिव 4 आइसोमर्स। ये मीजो एक बना ट्रांस के रेस्पेक्ट में और मीजो ये बना सिस के रेस्पेक्ट में, तो एक हो गया हमारे पास मीजो विद रिस्पेक्ट टू सिस, मीजो विद रिस्पेक्ट टू ट्रांस। तो नंबर ऑफ टोटल मीजो कितने हुए, 2, और ऐसे कुल मिला के आइसोमर्स हो गए कितने हो गए, 6 आइसोमर्स हो गए, ठीक है। अच्छे से विजुअलाइज कर लो उसको, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके भी देख लेना बढ़िया से, सो दैट यू आर एबल टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ ऑल दी गिवन आइसोमर्स। क्लियर है। अब आप इसको मैं अभी थोड़ी देर होल्ड करके रख रहा हूं, आप आराम से इसको देख सकते हो, और इसको देखने के बाद पूरा इसको बढ़िया से नोट डाउन करो, पेपर पे लिखो, पेपर पे लिख के इसका वही RS वाला पार्ट विजुअलाइज करो या इसको आइडेंटिफाई करो, उसके थ्रू आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। थोड़ा अपन इसी के वो GI के रेस्पेक्ट में भी रिवाइज कर लेते हैं। इसमें ना बेटा मैंने क्या किया, 2 कैरल सेंटर का पार्ट अज्यूम करके देखा है ना। इस जगह पर अगर देखूंगा तो तुम ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड वाली यूनिट, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट हो रही है, तो आंसर इज यस, एक GI यूनिट हो गई, दूसरी वाली GI यूनिट हो गई, तीसरी वाली GI यूनिट हो गई। कितने नंबर ऑफ ऐसे यूनिट हैं जिसमें GI आ रहा है हमारे पास, तो दैट इज इक्वल टू 3 GI यूनिट अगर यहां पे आ रहा है तो आप ये देख सकते हो कि सेम पार्ट। अब आप इसको ऐसा करो कि बीच वाली यूनिट को छुपा लो, जैसे ही बीच वाली यूनिट को छुपा लिया, 2 GI यूनिट सिमेट्री के साथ, 2 GI यूनिट सिमेट्री के साथ। इससे पहले भी एग्जांपल लिया अभी थोड़ी देर पहले, कितने आइसोमर डेवलप हुए थे, 3। अब 3 आइसोमर डेवलप हुए थे, तो उसी तरह से बीच वाला पार्ट जब सिस होगा, थोड़ा सा आप इसको और फास्ट करते हैं कॉम्बिनेशन वाइज, बीच वाला पार्ट जब सिस होगा तो लाइक ये वाला पार्ट मैंने सिस बना दिया और ये वाली यूनिट हमारे पास 2 दे रखी है, तो अगर बीच वाला पार्ट मैं कंसिडर करूं सिस वाला, तो मेरे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाइज डबल सिस बन सकते हैं, डबल ट्रांस बन सकते हैं, सिस ट्रांस बन सकता है और ट्रांस सिस बन सकता है।
सिस ट्रांस सिस आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। और डबल सिस एक, ये देखो ठीक है, तीनों यूनिट सिस दिख रही है, राइट। फिर इसी तरह से बीच वाली को सिस रखो और ये यूनिट को नीचे ऐसे कर दो, ये देखिए ट्रांस वाली यूनिट हो गई, है ना। फिर एक वाला पार्ट हमारे पास, ये वाला पार्ट सिस कर दो, ये वाला पार्ट ट्रांस कर देना, घुमा देना, तो ट्रांस इधर सिस इधर आ जाएगा, तो दे विल बी सेम। तो कुल कितनी यूनिट दिख रही है इसकी? 3। डबल सिस लेफ्ट एंड राइट पे, डबल ट्रांस लेफ्ट एंड राइट पे, सिस ट्रांस या ट्रांस सिस सेम। तो बीच वाला यूनिट जब सिस है 3 कॉम्बिनेशन, बीच वाला यूनिट जब ट्रांस है, बीच वाला यूनिट जब ट्रांस है, अब ये बीच वाला यूनिट ट्रांस हो गया तो इधर वाले पार्ट में हमारे पास वही सेम, ये वाला पार्ट ट्रांस, आजू बाजू डबल सिस, डबल ट्रांस, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस, तो ये दोनों सेम 1 और ये 1। कुल मिला के 3 कॉम्बिनेशन तो सिस आइसोमर के और 3 कॉम्बिनेशन ट्रांस आइसोमर के। कुल मिला के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 3 और 3 कितने हो गए? 6। वही सेम फॉर्मूला यूज करा। अब इसको अगर बाय द वे आपने फॉर्मूले से करना था, बोले सर ये कॉम्बिनेशन तो नहीं बनाना, मेरे को इतना टाइम नहीं लगाना, तो सीधा सीधा पार्ट इसको ऐसे भी ले सकते हो। ये ले सकते हो यहाँ पे टोटल आइसोमर कितने बेटा? 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1/2, दैट इज कम्स आउट टू बी अगेन 6। यूनिट कैसे काउंट करी? एक जीआई यूनिट, दूसरी जीआई यूनिट, तीसरी जीआई यूनिट, और मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे बीच में से डिवाइड करूं तो आई विल बी एबल टू गेट 2 स्ट्रक्चर विच इज हैविंग सेम, मतलब हमारे पास दोनों स्ट्रक्चरल हाफ सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ, अगर हमारे पास कायरल सेंटर आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे कायरल सेंटर प्लस जीआई यूनिट अगर आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है। अब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये वो एग्जांपल्स हैं जिनमें हमारे पास स्यूडो कायरल सेंटर का केस अपीयरेंस में नहीं आ रहा। स्यूडो कायरल सेंटर एक एक्चुअली अपन इस तरह की यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं जिस sp3 हैबिटेस एटम के अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल ग्रुप लगेंगे अलोंग विद द 2 डिफरेंट वैलेंसीज, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करना उसको, राइट। तो आप इसको ऐसे देख लेना, कायरल सेंटर अलोंग विद जीआई यूनिट एंड दीज आर ऑल आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये सब के सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो है ये स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स भी इंक्लूडेड है। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया एन जब ऑड वैल्यू है। अब अपन कंसिडर करते हैं नेक्स्ट वाली यूनिट को, जिसमें देखते हैं स्यूडो कायरल सेंटर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा अगले एग्जांपल्स के ऊपर, ठीक है। अब इसमें वापस से अगर तुम देखोगे तो यहां पे ये वाला यूनिट तो हो गया बेटा मेरा जीआई, ठीक है। ये वाला यूनिट भी हमारे पास क्या हो गया? जीआई, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यानी कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स को ड्रॉ करवा सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग अगर कहूंगा तो सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म एग्जिबिट हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे बीच वाले कार्बन को देखूं तो जो बीच वाला कार्बन है उस कार्बन को अगर पूछूं कि कैन आई कॉल दिस एज ए कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर जो है वो उसको मैं अभी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो वैलेंसीज हैं वो दोनों वैलेंसीज एग्जैक्टली स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है, लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये स्टीरियो वाइज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। कहें सर क्या मतलब हुआ इस चीज का? तो आप पहले इसको इस तरह से देखो कि ये वाला जो सेंटर है, इस सेंटर को वेदर आई शुड कॉल इट एज कायरल सेंटर और नहीं, तो इसको देखने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अब अपन पहले कॉम्बिनेशन ड्रॉ करेंगे, देन विल राइट डाउन दी डेफिनेशन। अब अपन यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज स्यूडो कायरल सेंटर। ऐसे करके कोई सेंटर नॉर्मली तो नहीं डिफाइंड करते हैं, बट अपन अपने समझने के लिए, नंबर ऑफ आइसोमर्स को काउंट करने के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल राइट द डेफिनेशन लेटर ऑन। पहले अपन इस कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाले ग्रुप को वेज लाइन पे रखा, ठीक है। लेट अस कीप इट ऑन द वेज लाइन। ये वाला पार्ट मैंने डबल बॉन्ड, ये वाला पार्ट डबल बॉन्ड लिया और इसको दोनों साइड में क्या किया मैंने, यहाँ पे दोनों तरफ एक कॉम्बिनेशन बनाया, दोनों डबल सेस, ठीक है। दिस हैज बीन ड्रॉन एज डबल सेस। दूसरा वाला जो पार्ट है हमारे पास वो क्या किया अपन ने, यहाँ पे ये वाला पार्ट अपन ने वही सेम वेज, कोई चेंज नहीं किया। ये वाली वैलेंसी अपन ने कर दी है इस तरह से और ये वाली कर दी यहाँ पे इस तरह से, दोनों डबल ट्रांस बना दिया। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिया, इधर वाले पार्ट में ये वाला जो ग्रुप है राइट हैंड साइड पे तो ट्रांस और लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया अपन ने सिस। अब बहुत ध्यान से देखने की जरूरत आ गई, वो ये कि हमारे पास यहाँ पे ये ग्रुप हो गया एमी और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया एमी, ठीक है। वेल एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे कार्बन जो हमने लिया sp3 सेंटर जिसपे OH जुड़ा हुआ है, उस पे OH की ओरिएंटेशन मैंने ले ली टुवर्ड्स व्यूअर, है ना।
व्यूअर की साइड ले ली। पहली चीज तो ये है कि अगर मैं ये फाइंड आउट करूं कि पहला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव और इनएक्टिव देखने के लिए आपको तो साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूं, इस प्लेन से अगर इसको डिवाइड करूं, तो इस प्लेन से अगर डिवाइड करूंगा तो वी विल बी एबल टू गेट टू इक्वल हाफ, यानी कि ये कंपाउंड तो हमारे पास जो है इसको तो पीओएस अवेलेबल है, और जिस कंपाउंड में पीओएस अवेलेबल है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का एक स्टीरियोआइसोमर बना जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर कहेंगे तो ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है डबल बॉन्ड के अबाउट, वो दोनों सिस वाले थे। अब अगर आप यहां देखोगे तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन इसके डबल बॉन्ड के अबाउट क्या है, ट्रांस, और मैं यहां पे अगर कहूंगा तो इसके अंदर भी मुझे पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट भी अगर मैं कहूंगा तो दिस इज ऑल्सो हैविंग पीओएस। तो इस कंपाउंड के दो स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम इन दो आइसोमर्स की बाकी बात करें, जो हमने तीसरा कॉम्बिनेशन बनाया, मैंने बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन बनाया जो पहले बनाते आ रहे थे। ये वाला पार्ट मैंने डबल सिस बना दिया, डबल ट्रांस बना दिया, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस। फर्क देखना बेटा, अगर ये वाला पार्ट नहीं होता बीच में तो जो सिस ट्रांस और ट्रांस सिस था वो आइडेंटिकल था। लेकिन अब ध्यान से देखना, इस जगह पे क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन जो है वो कौन सा है, सिस है ना, सिस समझ रहे हैं ना, सिस वाला पार्ट क्या हो गया, दोनों एच एच सेम साइड, तो ये सिस है और ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, ट्रांस वाला कॉम्बिनेशन है। तो एक सिस और एक ट्रांस हो गया। अब बताओ आप क्या क्या है इसमें, पीओएस है। अगर मैं यहाँ पे इसको इस प्लेन से कट करूं तो ये ग्रुप तो ऊपर है, ये ग्रुप नीचे है, क्या ये मिरर प्लेन हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ, नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड दिख रहे हैं, लेकिन इस OH के रेस्पेक्ट में तो मेरे पास यहाँ हमने कोई ग्रुप नहीं है। तो ये कंपाउंड नॉट हैविंग पीओएस एंड सीओएस। अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये जो आइसोमर है आपका, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। कौन सा आइसोमर हुआ ये, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर आप ये देखो इस कार्बन के अबाउट अगर देखो तो एक OH, एक सिस वाला ग्रुप, एक ट्रांस वाला ग्रुप और एक H, चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो दिस इज नथिंग बट अ कायरल सेंटर। ठीक है, अब कायरल सेंटर को डिफाइन करने का फिर से एक पार्ट आ गया। अब इसको अगर मैं देखूं तो इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को कर दिया ट्रांस और राइट हैंड को कर दिया सिस। तो आप इसको ऐसे बोल दो कि मैंने दोनों वैलेंसी को इंटरचेंज कर दिया। हमें पता ही कि जब दो वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है तो R से S और S से R, चलो निकाल भी लेते हैं। हमें CIP रूल के रेस्पेक्ट में प्रायोरिटी नंबर 6 जो रूल था हमारा, वो रूल ये था कि अगर बाय द वे कभी दो स्टीरियो केमिकल ग्रुप लगे हों, कहें सर स्टीरियो केमिकल ग्रुप का मीनिंग क्या है, स्टीरियो केमिकल ग्रुप हमारे वो वाले ग्रुप हो गए जो स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है लेकिन स्टीरियो वाइज जो डिफर कर सकते हो। अब जैसे ये दोनों का है तो ये स्ट्रक्चर वाइज तो देखो एग्जैक्टली सेम है, बट ये दोनों डबल सिस और ये सिस और ट्रांस भी हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप जिनका स्ट्रक्चरल पार्ट तो आइडेंटिकल हो, मतलब विदाउट 3D अगर ग्रुप स्ट्रक्चर वाइज सेम हो, और लेकिन स्टीरियो में अगर कहें या जैसे कि तो 3D ओरिएंटेशन में कहें कि अगर डिफरेंस आ सकता हो तो सच ग्रुप्स आर नोन एज दी स्टीरियो केमिकल ग्रुप। क्या बोलेंगे इनको, स्टीरियो केमिकल ग्रुप्स, है ना। ये दो पार्ट अभी ये डेफिनेशन में अपन लिख देंगे। तो एक सिस और एक ट्रांस हो गया, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। इसी तरह से आप ये देख लो कि अगर मैं यहाँ पे इधर एक मिरर रखूं, इफ आई विल कीप अ मिरर ऑन दिस साइड आई विल बी एबल टू सी दिस पार्ट। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूं तो आप इसको ऐसे देख लो, आई एम कीपिंग अ मिरर ऑन दिस साइड। जैसे मैं यहाँ पे मिरर रखूंगा, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करो, ये वाला जो पार्ट होगा आपके पास, दिस इज बेसिकली व्हाट टू बी लिंक्ड एट द सेंटर, है ना। ये का ये पार्ट यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे सिस ट्रांस और ये जो ट्रांस सिस वाला पार्ट हुआ, इसके रेस्पेक्ट में ये ग्रुप है कौन सा, एक। ये प्रायोरिटी वाइज अगर देखेंगे तो सिस का प्रायोरिटी ट्रांस से पहले, या यूं कह सकते हो कि Z का प्रायोरिटी E से पहले होता है CIP रूल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट हुआ 1, ये 2, ये 3, क्या रहा ये S कॉन्फ़िगरेशन, और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन R कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों जो हो गए थर्ड एंड फोर्थ, तो ये तो हमारे पास हो गए एनेंटियोमर्स और ये इनके डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर का मतलब ये वाले कंपाउंड तो एक दूसरे की मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव, मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये हमारे पास कंपाउंड नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स, राइट। कुल आइसोमर कितने ड्रॉ किए बेटा अपन ने, 4। फिर से रिपीट करूं, डबल सिस कॉम्बिनेशन, डबल ट्रांस कॉम्बिनेशन, सिस ट्रांस कॉम्बिनेशन, ट्रांस सिस कॉम्बिनेशन। अब किसी के दिमाग में आए कि सर इसको वेज की जगह डैश कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको वेज की जगह डैश लिखोगे तो आप इसको यू पलट दो ना,
जब इसको ऐसे पलटोगे तो ये दोनों सिस तो ऐसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम रहेंगे। वो वेज वाला जो पार्ट है जो वेज की तरफ आ रहा है वो डैश की तरफ चला जाएगा, वेज वाली लाइन डैश पे चली जाएगी, तो देयर विल बी नथिंग बट सेम, है ना? क्लियर है? तो हम ये डिफाइन करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्यूडो कैरल सेंटर। ये स्यूडो कैरल सेंटर एक वर्ड अपन इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि अपन इसके थ्रू ये समझ पाए कि नंबर ऑफ आइसोमर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लेना है, ठीक है? ताकि आप कोई भी एग्जांपल अगर इस तरह का आता है तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। तो स्यूडो कैरल सेंटर को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये बोल सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम which is having two stereochemical groups, along with stereochemical group, फिर से रिपीट करूं, वो वाले ग्रुप के लिए बोला जा रहा है जो स्ट्रक्चर वाइज सेम हो लेकिन इनका 3D ओरिएंटेशन डिफर कर सकता हो। तो जो स्टीरियोकेमिकल ग्रुप्स अगर बाय द वे दे रखे हैं which is having the two stereochemical groups along with the two different groups, है ना? then it is known as what? the pseudo chiral center। हम यूज करेंगे इसके लिए क्या? pseudo chiral center, राइट? सी द डेफिनेशन वंस अगेन, फिर से कह रहा हूं, प्रपोज करके इसको फिर क्या है देख लेना। sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 वैलेंसी ऐसी लगी हुई हो जिसमें कि 2 ग्रुप्स जो हो उनके बीच में स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप आए। फिर मैं तुमको बोलूंगा कि ये सब जो डेफिनेशंस हैं या जो फॉर्मूलास वगैरह हैं ये सब एक आइसोमर आइडेंटिफाई करने का एक सिंप्लीफाइड मेथड है। बाकी आप मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस के साथ अगर चलोगे तो आपको ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि सर वो ग्रुप स्टीरियोकेमिकल है या नहीं है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम थोड़ा सा अगर आइडेंटिफाई करें तो मैथमेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप इसमें एक चीज देख लो, जो अपन ने वहां पे लास्ट टाइम फॉर्मूला भी लिखा था वो ये है कि जो टोटल आइसोमर्स इसके लिए बना रहे थे अपन, है ना, स्टीरियो आइसोमर्स, वो टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर बात करूं, मैं इसको ऐसे लिख भी दूं, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला था 2n-1, जहां पे n की वैल्यू थी हमारे पास 1+2। 1+2 मैंने ऐसे देखा कि जो स्यूडो कैरल सेंटर है दिस हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट, ये 1+2, तो कुल मिला के यहाँ पे आया 2^3-1, तो कितना आ गया हमारे पास 4। अब इस जगह पे जो अपन ने एग्जांपल लिया उसमें 2 तो लिया अपन ने जीआई वाली यूनिट्स और एक अपन ने लिया कैरल सेंटर। एक और एग्जांपल मैंने लिया जहां पे कोई जीआई यूनिट है ही नहीं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इस कार्बन के अबाउट अगर देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों ग्रुप देखो स्ट्रक्चर वाइज पूरा एग्जैक्टली सेम है, ठीक है? स्ट्रक्चर वाइज एग्जैक्टली ग्रुप सेम है, लेकिन स्टीरियो वाइज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर मैं यहां पे देखूंगा तो ये वाला सेंटर दैट्स अ प्योर कैरल सेंटर, ये वाला सेंटर ये भी कैरल सेंटर हो गया। ये कॉम्बिनेशन वाइज अगर अपन कहें तो आप ये कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ कैरल सेंटर हो गए हमारे पास ऑड नंबर। कितने कैरल सेंटर बोलूंगा इसके अंदर? 3। बीच वाला कैरल सेंटर जो हो गया उसको बोलेंगे अपन स्यूडो कैरल सेंटर, फॉल्स कैरल सेंटर। अब ये जो स्यूडो कैरल सेंटर वाला पार्ट है हमारे पास, इसको कंसिडरेशन में लेते हुए अगर यहाँ पे टोटल आइसोमर फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगा 2^3-1, दैट मींस कम्स आउट टू बी अगेन 4, ठीक है? अब करना क्या रहेगा देखो, अगर जैसे कहें कि सर इसकी कॉम्बिनेशंस अगर बनानी हो तो कैसे बनाना रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे से पार्ट है, एक जिगजैग डायग्राम ड्रॉ करो। लाइकवाइज 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, साइड में लास्ट वाला पार्ट हमारे पास मिथाइल, और मैं ग्रुप्स को यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप, ये Cl, ये आपके पास यहाँ पे Br, और ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे अगर कहेंगे Cl, तीनों ग्रुप वेज पे लगा दिए, ठीक है? दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन वाइज अगर मैं चलूं तो ये वाला पार्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे Cl, ये वाला जो ग्रुप है इस वाले पार्ट को मैंने रखा यहाँ पे अगेन वेज लाइन पे Br, और इस वाले पार्ट को मैंने कर दिया डैश पे। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे अलग से बनाया, ये वाला पार्ट रखा Me, देन Me, यहाँ पे कर दिया बेटा क्या, इसको डैश पे कर दिया, इसको वेज का वेज ही रहने दिया, और इसको यहाँ पे वेज पे ले लिया, ठीक है? चौथा कॉम्बिनेशन मैंने एक और ड्रॉ किया,
और उस चौथे कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या किया। आप ये मत कर देना कि इसको सभी को डैश पे कर दो, वो डैश तो आप क्या करोगे जब पलटोगे तो ही आ जाएगा। दोनों वेज, ये वाला वेज, वेज एंड डैश, वेज, डैश एंड वेज, वेज। अब एक अपन ले लेते हैं यहाँ पे क्या, इस वाले पार्ट को कर देते हैं डैश पे, इस वाले पार्ट को भी कर देते हैं डैश पे, और इसको रहने देते हैं वेज पे। 1 2 3 और ये 4 कॉम्बिनेशन अपन ने देखे। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से विजुलाइज करें बेटा इसको। तो अपन इसको यहाँ पे अगर फाइंड आउट करें आर एस कॉम्बिनेशन वाइज, पहला प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी, तीसरा प्रायोरिटी, 1 2 3, आंसर में क्या आ गया, आर, है ना, कैरल सेंटर। इसकी बात करें 1 2 3, क्या आ गया बेटा, ये एस। अब जिस तरह से CIP रूल की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से हम Z का प्रायोरिटी E से ज्यादा देते हैं करस्पॉन्डिंग टू दी कैन इनगोल्ड प्रीलोग रूल, CIP सीक्वेंस रूल, उसी तरह से अगर हमारे पास दो स्टीरियोकेमिकल ग्रुप यानी कि स्ट्रक्चर वाइज सेम अगर हैं तो उस वाले पार्ट में प्रायोरिटी वाइज CIP रूल का जो प्रायोरिटी होता है उसमें R का प्रायोरिटी S से ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये वाला पार्ट प्रायोरिटी सबसे पहले तो वही एटॉमिक नंबर बेस्ट, एटॉमिक नंबर नंबर 1, फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 2। आप देखोगे अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको अपन स्यूडो फॉर्म में लिख के देखते हैं, राइट। आइसोटोप अगर हो तो हायर एटॉमिक मास वाला आइसोटोप को हायर प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, और एक ही ये वाला पार्ट हो गया कि अगर दो ग्रुप स्टीरियोकेमिकल ग्रुप है तो Z वाले की प्रायोरिटी E से ज्यादा और R वाले की S से ज्यादा। फिर बोलूं स्टीरियोकेमिकल ग्रुप किसे कहा था, वो वाले ग्रुप जिनके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज कोई चेंज नहीं हो, 2D स्ट्रक्चर वाइज कोई चेंज नहीं हो, लेकिन 3D के अंदर जो डिफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें आप ये देख लो इसको कैसे बनाएंगे, फाइंड आउट करने के लिए अगर बात करें तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी इस कायरल कार्बन के अबाउट 1 2 3, ये आ गया हमारे पास R। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन। अब इधर देख लो बच्चे, ये वाला पार्ट दिस इज अगेन व्हाट R इटसेल्फ, ये वाला पार्ट। अब ये वेज से मतलब डैश पर, वेज से डैश पे कर दिया तो S वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, R वाला। अब ये देखो दोनों डबल R हो गए, अगर ये दोनों डबल R हो गए तो बीच वाला सेंटर को कोई नाम नहीं दे पाएंगे। रीजन बीइंग क्या हो गया, ये दोनों तो वैलेंसी वाइज अगर बात करें या प्रायोरिटी वाइज बात करें तो डिफर कर ही नहीं रहे हैं, और अगर ये प्रायोरिटी वाइज डिफर नहीं कर रहे हैं इस सेंटर को अपन कोई नाम नहीं दे पाएंगे। अभी यहां पे अगर कहेंगे तो इस वाले पार्ट में ये क्या हो गया हमारे पास S, ये वाला पार्ट क्या हो गया S, ये दोनों डबल S हो गए, डबल R हो गए। बेटा दोनों के बीच में रिलेशनशिप अगर कहूंगा तो इनइंशोमर्स। अब ये वाला पार्ट डबल R डबल S के रेस्पेक्ट में इनइंशोमर। अब जरा इसको देख लो, ये दोनों डबल R थे, सॉरी ये वाले पार्ट क्या थे, RS वाले पार्ट थे। इस जगह पर अगर देखोगे तो ये क्या हो गया S एंड दिस इज R, और इसको भी POS आ रहा है। इधर भी R वेज पे था, इधर भी BR क्या है, वेज पे है। तो SR और RS, अब कहे सर ये तो आइडेंटिकल हुआ, नहीं आइडेंटिकल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि बीच वाला सेंटर जो है उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कैसे, ये वाला प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, ये आ रहा है क्या S। देखने को अगर कहूंगा तो ये एक मीजो आइसोमर हुआ। कौन सा आइसोमर, मीजो। मीजो क्यों, कैरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड हैविंग POS। फोर्थ वाला आइसोमर जो है वो भी बेटा मीजो है। क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट में मेरे को POS मिल रहा है। तो पहला और चौथा दोनों ही मीजो आइसोमर है, बट दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। और जो बीच वाले दो आइसोमर है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर अपन यहाँ पे इस कंपाउंड के लिए टोटल आइसोमर की एक बार बात करें और एक्टिव एंड एक्टिव की बात करें तो फिर से मैं रिकॉल करता हूं, इसका टोटल आइसोमर आपके पास आएगा 2 की पावर n-1, तो ये 2 की पावर 3-1 से 4। अब इसमें अगर अपन ने देखा तो एक एक्टिव आइसोमर जो बनाए थे वो क्या बनाया था अपन ने, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, 2 की पावर 3-1 माइनस 2 की पावर 3-1/2। तो ये वाला जो पार्ट हो गया हमारे पास दैट इज नथिंग बट कम्स आउट टू बी व्हाट 2। तो ये तो हो गया एक्टिव आइसोमर्स, और जो इनएक्टिव आइसोमर है वो आ जाएंगे कितने, 2 की पावर n-1/2, दैट इज अगेन इक्वल टू 2। क्लियर। तो रिपीट अगर करूं, फाइनली अगर वायदे बात करें, वैसे तो ये बहुत अनकॉमन सा पार्ट रहेगा, बट इन दैट केस आप कॉम्बिनेशन वाइज ही अगर चलोगे तो इसको अपन ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर किसी sp3 हेपेटस कार्बन को
दो स्टीरियोकेमिकल ग्रुप लगे हुए हैं अलोंग विद द टू डिफरेंट वैलेंसीज, किसी स्टीरियोकेमिकल किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को दो स्टीरियोकेमिकल ग्रुप लगे हुए हैं अलोंग विद द टू डिफरेंट वैलेंसीज, देन सच कार्बन या सच सेंटर इज नोन एज व्हाट दी स्यूडो कैरल सेंटर। इट्स नेम हैज बीन गिवन, मतलब ऐसा नाम दे रखा है जो हमें ये फैसिलिटेट कर रहा है कि हम इस केसेस में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास 2 की पावर n-1 वाला है ही सही, आप फॉर्मूले से भी जा सकते हो, बट मैं फिर भी प्रेफर करूंगा कि आप अगर चीजों को मैथमेटिकली अगर आइडेंटिफाई करो या कंपाउंड के स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आइडेंटिफिकेशन करो, तो आइडेंटिफिकेशन करने के थ्रू अपन यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि कितना आइसोमर किस कंपाउंड के लिए बनेंगे, है ना। तो ये हमारा स्यूडो कैरल सेंटर के लिए हो गया। अब एक पूरा टॉपिक की एक समराइजेशन एक बार कर देते हैं। अगर मॉलिक्यूल नॉन सिमेट्रिकल है, अभी इसमें ये कहीं डिपेंडेंसी नहीं रही अपनी कि अपन केवल जीआई को या केवल ऑप्टिकल आइसोमर से निकाल रहे हैं, हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के लिए जो है इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया कि अगर हमारे पास नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसको दो बराबर हाफ में, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो अगर नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है तो उस केसेस में हमारे पास जो नंबर ऑफ आइसोमर्स नॉर्मली बनते हैं वो बनता है 2 की पावर n। आई सेड नॉर्मली क्यों, क्योंकि हमें इस वाले केसेस में दूसरे पार्ट्स को भी देखना रहता है, ठीक है। कुछ रिजिड कैरल सेंटर्स भी होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे कैरल सेंटर जिसके अबाउट मतलब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन एक ही तरह से बन सकती हो, राइट। तो एक तो हो गया 2 की पावर n-1 नंबर 1। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जब इवन नंबर है n की वैल्यू, है ना, तो उसके लिए हमारे पास टोटल आइसोमर आएंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, ठीक है। ये तो हो गया सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विद व्हेन द n इज इवन नंबर। और जब n ऑड नंबर में है तो दो केसेस का अपीयरेंस होगा। एक वो वाला केस होगा जब आपके पास स्यूडो कैरल सेंटर नहीं है, और एक वो केस होगा जब आपके पास स्यूडो कैरल सेंटर है। स्यूडो कैरल सेंटर अगर नहीं है तो उसके लिए बनाएंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। कब? जब स्यूडो कैरल सेंटर नहीं है। और अगर स्यूडो कैरल सेंटर है तो स्यूडो कैरल सेंटर के केसेस में हमारे पास 2 की पावर n-1 तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर का फॉर्मूला, जिसमें एक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, ठीक है। और इनएक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर n-1/2, दोनों को सम करोगे तो 2 की पावर n-1 टोटल आइसोमर आ जाएगा। तो अगर आपको इस तरह के मॉलिक्यूल्स देता है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स देता है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि सर कब मेरे को स्यूडो कैरल सेंटर देख के चीजों को अप्लाई करना है, ठीक है। एक फाइनल एग्जांपल और अपन लेते हैं और फिर इस वाले पार्ट को अपन इस टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है। विल सी वन मोर लास्ट एग्जांपल। जैसे तुम्हारे पास यहां पे एक कंपाउंड मैंने लिखा, इधर वाले पार्ट में लिखा OH, इधर वाले पार्ट में लिखा ये OH, और इधर वाले पार्ट में लिखा मैंने Cl। अब आपको एक जनरल सी पार्ट अगर पूछूं कि इस वाले केस में ये बताओ कि टोटल आइसोमर कितने होंगे। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि इस वाले केस में हमारे पास कायरल सेंटर की अगर बात करें तो ये वाला सेंटर कायरल सेंटर, ये वाला सेंटर कायरल सेंटर, तो ये देखना आ गया कायरल सेंटर, ये वाला सेंटर, ये वाला हो गया। अब बीच वाला जो पार्ट है, कहें सर इसके अबाउट तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताओ, आप कैसे देखोगे। इधर कौन सा वैलेंसी CH2, इधर भी कौन सा CH2, C के बाद OH, C के बाद OH। बोले सर बीच वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन जब ये दोनों सेंटर कायरल सेंटर हैं तो obvious सी बात है हमारे पास क्या हो गए, स्टीरियोकेमिकल ग्रुप्स हो गए। क्योंकि ये स्ट्रक्चर वाइज सेम हो वो तो ठीक है, लेकिन स्टीरियो वाइज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर मुझे सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना हो तो ये वाला जो पॉइंट हुआ मेरा, इस वाले केसेस में इसको बोलेंगे अपन स्यूडो कैरल सेंटर। वर्ड क्या यूज करेंगे, स्यूडो कैरल सेंटर, ठीक है। और अगर मुझे इसके लिए पूछे टोटल आइसोमर कितने हैं, तो टोटल आइसोमर भाई 2 की पावर n-1 यानी कि 2 की पावर 3-1 दैट कम्स आउट टू बी 4। अब ये मत कर देना कि सर इसमें GI यूनिट भी जोड़ दो। आपको मैंने कहा था कि अगर रिंग के अंदर हमारे पास कायरल सेंटर इंक्लूड हो रहे हैं तो GI यूनिट्स एंड कायरल सेंटर्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट सेपरेटली टू कैलकुलेट द ऑप्टिकल आइसोमर्स और द स्टीरियो आइसोमर्स। कैसे? जैसे यहां पे अगर बात करें तो इस जगह पे वही सेम कॉम्बिनेशन वाइज आप इसको ऐसा करो, Cl को वेज पे रख लो, इसको भी वेज पे रखा, ये वाला पार्ट भी वेज पे रखा, ठीक है। एक
दूसरा पार्ट में बनाता हूं। मैंने क्या किया, इस Cl को यहां रखा, OH को मैंने डैश पे रखा, इसको डैश पे रखा। अब बताना जरा, आर दे आर मिरर इमेज? अब अगर बाय द वे आप यहां पे देख रहे होते मिरर इमेज रहता, तो मिरर इमेज देखने के लिए तो रेस्पेक्टिवली ये रहता ना कि अगर तीनों के तीनों वेज है तो तीनों डैश होते। लेकिन ये तो वो कंपाउंड है जहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर बाय द वे आ रहा है तो ये तो कुछ नहीं, मीजो वाला कंपाउंड हुआ। खैर, अब इस जगह पे हम इसको RS के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक प्रायोरिटी नंबर 1 है ना, इस कार्बन के अबाउट, एक CH2CCl, CH2COH। बोलो किसकी प्रायोरिटी आया, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? 1 2 3, तो ये क्या हो गया R। 1 2 3 क्या हो गया S, RS। अब इसके लिए बात कर लो, इसके लिए क्या हो गया, ये वाला ग्रुप R वाला आ रहा है, ये वाला ग्रुप S वाला आ रहा है, तो 1 2 3 ये आ गया हमारे पास S, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S, क्योंकि RS के लिए प्रायोरिटी होता है ना हमारे पास, CIP रूल में R इज हैविंग मोर प्रायोरिटी देन S। अब जब ये RS है तो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज S एंड दिस इज R। अब यहां पे अगर देखोगे तो 1 2 3 ये भी R हो गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों मीजो कंपाउंड्स हैं, these two are what the मीजो कंपाउंड्स, तो दो तो मीजो हो गए, इनएक्टिव आइसोमर्स। अब जरा एक और देखो, ये आपकी रिंग बनेगी, यहां पे क्या किया बेटा आपने, वेज OH डैश पे OH, ठीक है। इसको अपन वेज ही मान लो, तुम्हारा मन करे इसको वेज मान लो, डैश मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह से अगर यहां पे देखोगे तो ये वाला जो पार्ट हो गया हमारे पास, दिस इज टेकन टू बी वेज, ये रखा। इधर वाले पार्ट में क्या किया, ये डैश, और ये वाला पार्ट वेज। अब आप अगर देखोगे ध्यान से तो दीज आर परफेक्टली द मिरर इमेज, ओके। अब अपन RS निकालते हैं, राइट। ये वाला पार्ट जो है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज R। 1 2 3 S, यानी कि R, क्योंकि OH पीछे है ना, ऑब्जर्वर को पीछे बिठा के देखा, तो दोनों डबल R हो गए। अब बीच वाले का कोई नाम नहीं आएगा, क्योंकि स्टीरियोकेमिकल ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी तो वैलेंसी RR ही होगी ना, तो प्रायोरिटी डिफरेंस ही नहीं आ रहा। और ये RR हो गया, ये क्या हो जाएगा, SS। दीज आर एनैंटियोमर। तो ये जो दोनों है, ये तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो गए, है ना। और ये वाले जो हो गए हमारे पास 2, दीज आर 2 मीजो आइसोमर्स। कुल कितने आइसोमर हो गए बेटा, 2 इनएक्टिव 2 एक्टिव, कुल मिला के कितने हो गए अपने पास, 4 आइसोमर हो गए, जो अपन 2 की पावर n-1 वाले फॉर्मूले भी निकाल दिए। तो ऐसे करते हुए अपन ने यहाँ पे ओवरऑल जो है कुल मिला के कंपाउंड के अंदर ये फाइंड आउट करना सीख लिया कि टोटल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाले पार्ट पे अपन चलते हैं इसके अंदर सेक्शंस के ऊपर, कि अपन कंपाउंड्स के ऑप्टिकल प्योरिटी को फाइंड आउट कैसे करते हैं। कि जैसे अगर मान लो हमारे पास एनैंटियोमर्स के मिक्सचर दे रखे हैं, राइट, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी सेपरेशन टेक्निक हमारे पास क्या होती है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई दी सेपरेशन टेक्निक एंड एनैंटियोमर्स, तो उसको अपन लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेक्शन में, राइट। नेक्स्ट अब अपन एक टर्म और पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जैसा कि बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट दी कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन का डेक्स्ट्रो और लीवो होने से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन जो है अर्लियर इट वाज बीइंग डिफाइंड या इट वाज बीइंग गिवन फॉर दी बायोमोलिक्यूल्स, है ना। बायोमोलिक्यूल्स के लिए दिया गया। बायोमोलिक्यूल्स हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा अगर बोलूं तो कौन सा, अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन जो है बायोमोलिक्यूल्स की नोमेनक्लेचर को फैसिलिटेट करने के लिए एक्चुअली प्रपोज किया, विच इज इट इज बीन प्रपोज्ड बाय दी रोजानोव, ठीक। अब अगर मैं तुमको बात बोलूं कि कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट वैसे नाम से दिख रहा है कार्बन का हाइड्रेट, ठीक है। लेकिन एक्चुअली कार्बन के हाइड्रेट्स जो है ये डेफिनेशन, इट वाज एन एंशिएंट डेफिनेशन, ये बाद में जो है इट इज बीइंग मॉडिफाइड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। डिटेल जो है वो अपन बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। अभी आप ये देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स का मतलब ये हो गया कि वी आर हैविंग दी हाइड्रोक्सी ग्रुप टू बी मोर देन 1, है ना। और लिखा हुआ अल्डिहाइड्स, यानी कि ग्रुप के अंदर हमारे पास या कंपाउंड के अंदर हमारे पास अल्डिहाइड भी होगा और हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप भी होगा। इसी तरह से पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन मतलब कीटोन वाला ग्रुप हो गया और हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप हो गया।
नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, वो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, जिसमें पहला मेंबर अगर मैं बोलूं तो वो होता है हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड। दिस इज द फर्स्ट मेंबर फॉर द कार्बोहाइड्रेट फैमिली। अब आप अगर ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला देखोगे तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है CHO, CHOH एंड CH2OH। इसमें अगर अपन देखें यहाँ पे तो ये बीच वाला जो कार्बन है, दिस इज अ कायरल सेंटर। ठीक है, क्या है ये? कायरल सेंटर। अब इस कायरल सेंटर में अगर यहाँ पे अपन आइडेंटिफिकेशन करें तो जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? CHO हो गया, OH वाला ग्रुप हो गया, H हो गया और एक एंटायर CH2OH ग्रुप हो गया। मैंने क्या किया, इसका एक फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। उस फिशर प्रोजेक्शन के अंदर बेसिकली कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पे लगा, जैसे कि आपने पहले कन्वेंशन देखा ही था फिशर का कि कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पे रखा और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो IUPAC के रेस्पेक्ट में है वो हमारा CHO टॉप पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये नंबर 3। अब रोजानॉफ के करस्पॉन्डिंग या DL कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग अगर बात करें हैं तो जब अपन हाईएस्ट मतलब कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पे रखते हैं और OH वाला ग्रुप अगर हमारे पास फिशर में राइट हैंड साइड पे अगर पॉइंट आउट होता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने असाइन किया D नेम। दिस नेम एक्चुअली बीइंग गिवन फॉर द फर्स्ट मेंबर। ये फर्स्ट मेंबर को एक नाम असाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि पूरी प्रिंसिपल कार्बन चेन हमारे पास वर्टिकल लाइन पे रहे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास कौन सा वाला ग्रुप पॉइंट आउट कर दिया आपने? OH ग्रुप को पॉइंट आउट कर दिया। तो कन्वेंशनली इट हैज बीन डिफाइंड एज कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब कहें कि सर ठीक है, तो पहले मेंबर के लिए डिफाइन कर दिया। अगर OH राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट हो रहा है तो वो हो गया D। और इसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं तो जो मिरर इमेज होगा उसमें हमारे पास क्या होगा? CHO, इधर H, इधर OH और इधर हो गया CH2OH। अब इधर OH कहां पॉइंट आउट हो गया? हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर पॉइंट आउट हो गया इट इज बीन गिवन एज दी L ग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर है? तो एक्चुअली फर्स्ट मेंबर का नाम असाइन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दी कैपिटल D कैपिटल L बाय सीइंग द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप। ठीक है, कीपिंग द longest carbon chain on the vertical line in which the CHO should be pointing towards the top side, है ना। जो CHO है या कह सकते हो जहां से हमारी कार्बन की नंबरिंग शुरू हो रही है वो टॉप मोस्ट साइड पे होना चाहिए। अब क्या कि सर ठीक है, ये तो हो गया पहले मेंबर के लिए। अब जैसे अगर मैं आगे के मेंबर की बात करूं, जैसे मैंने नेक्स्ट मेंबर यहाँ पे लिखा फॉर द हायर मेंबर। अब इसमें यहाँ पे देखो कार्बन, कितने कार्बन हो गए हमारे पास इस जगह पे? तो 1, 2, 3 और 4, 4 कार्बन हो गए। इन 4 कार्बन में अगर बात करें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दीज आर दी 2 कायरल सेंटर्स। अब कैसे 2 कायरल सेंटर हो गए तो इसमें तो जो OH ग्रुप है उनकी पॉइंट आउट पार्ट राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है। ये अभी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो अगर मैं इस मेंबर को D और L के रेस्पेक्ट में अगर नाम असाइन करूं तो कैसे असाइन करूंगा? होप ये नोट्स लिख लिए होंगे तुमने, नोट्स लिख लेना। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो बच्चों क्या है अपने पास, ये हायर मेंबर में जैसे अपने 4 कार्बन की चेन थी तो इसका मैं यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट लिया मैंने टॉप साइड पे CHO और बॉटम साइड पे लिया CH2H, है ना। नंबरिंग 1, 2, 3 और 4, इस तरह से 4 कार्बन के हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। अब अगर बाय द वे बात करें तो पहले मेंबर को जो हमने नाम D असाइन किया था बाय सीइंग द OH ग्रुप पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो उसी तरह से अगर बाय द वे हायर मेंबर है तो जो हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर है, आई सेड व्हाट? दी हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर। नंबरिंग जैसे अपन ने CHO से शुरू करी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर इस थर्ड के ऊपर OH वाला पार्ट राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट हो रहा हो, क्या बोला? अगर थर्ड वाले कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे अगर पॉइंट आउट हो रहा हो तो इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम भी असाइन करते हैं D। जैसा कि नाम बताया, इट इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बेटा ये? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब पहले मेंबर का नाम असाइन करके अपन उसके रिलेशन में दूसरा वाला पार्ट देख रहे थे। जब अपन RS कॉन्फ़िगरेशन देखते थे तो RS वाले पार्ट इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। उसमें तो क्या है, किसी भी कायरल सेंटर के अबाउट आप 4 ग्रुप की प्रायोरिटी देखोगे और 4 ग्रुप की प्रायोरिटी देखते हुए आपने उसको R और S असाइन कर दिया। इस वाले का RS और ऊपर वाले का RS का आपस में कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब अपन कैपिटल D कैपिटल L नाम असाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर अपन क्या देखते हैं, पहले मेंबर के रेफरेंस में बाकी मेंबर को नाम असाइन करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर,
तो ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, दिस वन, इसका पार्ट जो है, दिस फिगर इज बेसिकली व्हाट, एग्जैक्टली सेम ऑफ व्हाट, द डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो अगर बाय द वे यहाँ पे OH राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट हो रहा होगा तो दिस इज कॉल्ड डी, और अगर बाय द वे मैं यहाँ पे बाकी ग्रुप के OH की पोजीशन देखूं तो ये मैं राइट भी रख सकता हूँ, लेफ्ट भी रख सकता हूँ, व्हाटसोएवर। जब दो कैरल सेंटर वाला केस हमारे पास अवेलेबल है, OH ग्रुप दोनों राइट हैंड साइड पे अगर पॉइंट आउट है, तो इस तरह के कंपाउंड को जो नाम देते हैं दैट्स कॉल्ड एराइथ्रोस। एक्चुअली ये एराइथ्रो नाम जो असाइन कर दिया अपन ने, कार्बन चेन विल बी ऑन दी वर्टिकल लाइन, राइट हैंड साइड पे हमारे पास, मतलब दो कैरल सेंटर के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड के ऊपर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स, या कह सकते हो कि सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर पॉइंट आउट हो रहे हैं तो सच केस कॉल्ड एज व्हाट, एराइथ्रो। अच्छा, एराइथ्रोस ओस लगाने का मीनिंग क्या हो गया कि ये एक्चुअली प्रीफिक्सेस OSE यूज करते हैं नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट के लिए। जैसे आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, सेलुलोज, व्हाटएवर, तो इनके पीछे क्या है, OSE नॉर्मली अपन सफिक्स के रूप में देख रहे होते हैं। अब अगर मैं इनके बाकी की बात करूं, बाकी मेंबर्स की बात करूं, दो कैरल सेंटर है, 4 कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे अगर देख रहा हूं तो ये CHO, फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, इस वाले पार्ट में OH को पॉइंट आउट कर दिया, इधर OH को पॉइंट आउट कर दिया, और ये CH2OH ले लिया, मतलब इसी कंपाउंड का मिरर इमेज ले लिया। जब अपन इसी कंपाउंड का मिरर इमेज लेंगे तो आप ये देखोगे कि इस वाले पार्ट में, जैसे मैंने कहा ना, थर्ड हाईएस्ट नंबर कैरल सेंटर के ऊपर अगर OH राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट हो रहा हो तो डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर बाय द वे यहाँ पे देखो तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दी एल, और नाम जो है वो वैसे का वैसे ही, दैट्स कॉल्ड एल एराइथ्रोस, है ना। जैसे था ना डी ग्लिसरल्डिहाइड, देन उसी का मिरर इमेज अगर अपन यहाँ पे देख रहे थे तो ये कौन सा था, एल ग्लिसरल्डिहाइड। उसी तरह से बेटा ये कहलाता है डी एरिथ्रोस, और ये जो होता है एल एरिथ्रोस, है ना। ये नाम सब आगे आगे कार्बोहाइड्रेट्स में फिर से देख रहे होंगे। अब ये हो गया हमारे पास एक पार्ट जिसमें दोनों OH ग्रुप को अपने क्या किया, सेम साइड पे पॉइंट आउट किया। ऊपर वाले साइड में वही CHO रखा बेटा, फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने एक पार्ट OH इधर रखा और एक पार्ट में OH इधर रखा। अब जरा मुझे ये देख के बताओ, इस कंपाउंड को देख के बताओ कि इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं D नाम दूं या कैपिटल L नाम दूं। मैं फिर कह रहा हूं कैपिटल D कैपिटल L का डेक्स्ट्रोलीवो से कोई लेना देना नहीं है। इट इज अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो हम पहले मेंबर को डिफाइन करके बाकी मेंबर्स के लिए नाम असाइन कर रहे हैं। अब बताओ उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, कैपिटल D या कैपिटल L। हाईएस्ट नंबर कैरल सेंटर पे OH किधर पॉइंट आउट हो रहा है, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड पे। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर पॉइंट आउट हो रहा है तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास दिख रहा होगा, OH राइट हैंड साइड है तो D, अब लेफ्ट हैंड साइड चला गया तो ये है L। अब चूंकि OH का ओरिएंटेशन हमारे पास दोनों अपोजिट साइड हो गया, तो इस केस में इस कंपाउंड के लिए नाम यूज होता है थ्रियो। क्या नाम यूज होता है इसका, थ्रियो। और ये जो कंपाउंड कार्बोनेट फैमिली का हो गया तो नाम हो गया इसका थ्रियोस, L थ्रियोस करके नाम है। इसी तरह से अगर मैं इसका भी मिरर इमेज बनाऊं तो लेट अस टेक द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड। तो अगर इसका अपन मिरर इमेज ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये CHO वाला पार्ट इधर हो गया CH2OH, 1 2, इधर OH वाला पार्ट H और OH। अब बेटा देखो तीसरा वाला कार्बन जो है, जो हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर है, टॉप से नंबरिंग करते हुए बॉटम तक आ रहे हैं। अब टॉप से नंबरिंग करते करते जब बॉटम तक आ रहे हैं तो इस वाले पार्ट में इसको कॉन्फ़िगरेशन कैसा मैच कर रही है, कैपिटल D वाले पार्ट से, तो ये जो हो गया दिस इज कॉल्ड D थ्रियोस। तो कुल मिला के अगर बेटा यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो अपने पास दो कायरल सेंटर वाले पार्ट के लिए 4 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो गई। और वो 4 कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वो 4 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास, 2 तो बनी एरिथ्रोस वाली, कैपिटल D कैपिटल L एक दूसरे की मिरर इमेज है, और 2 बनी थ्रियोस वाली। एरिथ्रोस उनके लिए कहा जाता है जिनमें 2 कायरल सेंटर अवेलेबल होते हैं और हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स, या कह सकते हो सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर हमारे पास सेम साइड में पॉइंट आउट हो बाय कीपिंग द कार्बन चेन ऑन द वर्टिकल लाइन, तो उससे बोलते हैं एरिथ्रो। और अगर हायर प्रायोरिटी या सेम प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास डिफरेंट साइड पे होते हैं बाय कीपिंग द कार्बन चेन ऑन द वर्टिकल लाइन, तो ऐसे पार्ट को बोलते हैं थ्रियोस। क्लियर है। अब जो आपने सुन रखा होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोस, तो उसके लिए नाम कैसे असाइंड होता है, तो विल फाइंड आउट द D and L नेम फॉर सच कंपाउंड्स आल्सो। जैसे बेटा बात करें अपन यहां पे, लेट अस टेक सम मोर मेंबर्स। जैसे ये तो हो गया हमारे पास क्या, 2 कार्बन वाला सिस्टम्स। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं CHO, इधर मैंने लिखा CHOH, देन लिखा मैंने CHOH, देन मैंने लिखा CHOH। अब अगर बाय द वे बेटा जी यहाँ पे अपन क्या किया, CH2H कितने कायरल सेंटर हो गए अपने, 3।
3 कायरल सेंटर हो गए। इसके लिए भी अगर बाय द वे मुझे कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी होगी, डी और एल होगी, तो सबसे पहले तो 3 कायरल सेंटर के लिए नंबर ऑफ आइसोमर हो जाएंगे हमारे पास 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट 8, है ना। अब 8 कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो जो हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर है वही सेम फंडा यूज करोगे, हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर ये वाला पार्ट, अगर इसका OH राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट है फिशर प्रोजेक्शन में तो बोलेंगे बेटा D, और अगर बाय द वे लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो होगा L। अब इसी के रिस्पेक्ट में कंपाउंड्स अलग अलग तरह के जनरेट होते हैं जिनको अपन नाम देते हैं राइबोस, एराबिनोस, लाइक्सोस एंड जाइलोस। तो ये सब इसी की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। 4 तो D वाली फॉर्म होंगी और 4 L वाली फॉर्म बनेगी। क्लियर है। अब अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ा के दूं, लाइक मैंने यहाँ पे दिया CHOH और ये दे दिया CH2OH। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने, 4। अब 4 कायरल सेंटर हैं तो इसके रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने जनरेट होंगे अपने पास, दैट इज इक्वल टू 16। आउट ऑफ दी 16 आइसोमर्स 3 आइसोमर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, बाकी जो 13 कंपाउंड्स होते हैं वो सब सिंथेटिकली बनाए जाते हैं। अब अगर बाय द वे जैसे अपन जो 3 आइसोमर्स की बात करें कि कौन से नेचुरली अकरिंग शुगर्स है हमारे पास, तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली मैंने वही रखा CHO टॉप पे और बॉटम वाली लाइन पे डाल दिया मैंने CH2OH। 2 3 4 5, ठीक है। इसमें नंबर 2 कार्बन पे OH को पॉइंट आउट कर दिया राइट हैंड साइड पे, थर्ड पे पॉइंट आउट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, फोर्थ पे पॉइंट आउट किया राइट हैंड साइड पे और फिफ्थ पे भी पॉइंट आउट कर दिया राइट हैंड साइड पे। एक्चुअली अगर अपन देखें यहाँ पे तो 4 कायरल सेंटर है और अपने पास यहाँ पे 4 कायरल सेंटर के अबाउट टोटल कॉम्बिनेशन की अगर अपन बात करें तो वो आएंगे 16। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन ऐसा लिखा है यहाँ पे जिसमें नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 पे OH ग्रुप कहाँ पॉइंट आउट किया, राइट हैंड साइड पे। तो ये जो कंपाउंड होता है हमारे पास, दिस कंपाउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज व्हाट, डी ग्लूकोज। अब बेटा ये देखो कि आप इसको डी क्यों असाइन किए, तो डी असाइन करने का जो रीजन है अपने पास, वो असाइन करने का रीजन है ये हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर में OH का ओरिएंटेशन, या कह सकते हो कि OH की पोजीशन। कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पे रखा अपन ने, हाईएस्ट नंबर कार्बन, हाईएस्ट नंबर प्रायोरिटी जो IUPAC के रेस्पेक्ट में है वो CHO टॉप साइड पे है, 1 2 3 4 5 वाला कार्बन हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर है। कहां पॉइंट आउट कर रखा है OH को, राइट हैंड साइड पे। CHO उसके बाद बॉटम पे आएगी हमारे पास, तो ये कॉन्फ़िगरेशन डी होगी और ये कंपाउंड कहलाता है डी ग्लूकोज। अब आप ये देखो बेटा कि अगर इसमें कहीं भी एक जगह पे अगर चेंजेस करें अपन, तो जैसे मान लो मैंने ये CHO लिखा और सेम थिंग बॉटम पे आके ये वही CH2OH वाला पार्ट लिखा, 1 2 3 और ये 4। अब अगर मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे क्या किया, OH को पॉइंट आउट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, थर्ड वाला अनचेंज, फोर्थ वाला नो चेंज, फिफ्थ वाला भी नो चेंज, बाकी जगह कोई चेंजेस नहीं किए, केवल नंबर 2 कार्बन पे अपन ने वेरिएशन डाला। तो इस तरह का जो कंपाउंड है, अब ये जो नया कॉम्बिनेशन अपने पास बना, तो ये उसी 16 आइसोमर का एक नया आइसोमर या डायस्टेरियोमर है। इसको अगर मैं बोलूंगा तो इस कंपाउंड का नाम है डी मेनोस। अब बेटा ये डी नाम अगेन क्यों, तो डी वही सेम पार्ट फंडा वही है एग्जैक्टली बेटा जी। यहाँ पे क्या हो गया, OH हाईएस्ट नंबर कायरल पे सेंटर पे कहां पॉइंट आउट हो रहा है, राइट हैंड साइड पे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दी डी कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये डी मेनोस है। ये जो कंपाउंड हो गया हमारे पास दोनों, जिसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, there is no difference on the third carbon, fourth carbon and fifth carbon, but there is a difference in configuration at the 2 carbon, number 2 carbon। तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के रेफरेंस में डायस्टेरियोमर हो और सिंगल कायरल सेंटर के अबाउट, या कह सकते हो कि हमारे पास सिंगल स्टीरियो सेंटर के अबाउट अगर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंसेस शो करते हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन नाम देते हैं एपीमर। क्या नाम देते हैं इनको, एपीमर। दिस इज कॉल्ड C2 एपीमर। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, एपीमर, ठीक है। द डायस्टेरियोमर विच आर डिफरिंग इन कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द सिंगल कायरल कार्बन आर नोन एज व्हाट, दी एपीमर। मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं उसका, देखना जरा ध्यान से। ये वाला जो पार्ट है ये मैंने CHO यहां रखा और बेटा वही बॉटम साइड पे मैंने CH2OH रखा। ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5, ठीक। बहुत ध्यान से देखना इसको। अब आपके पास जो सेकंड नंबर कार्बन है उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, वही लेफ्ट साइड राइट साइड वैसे ही रखा। ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रखा OH वाला ग्रुप, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे OH रखा और
ये वाला पार्ट में OH रखा। अब ये एग्जैक्टली सेम टू सेम फिगर बना दी। 4th नंबर कार्बन पे मैंने एक स्लाइड चेंज कर दिया, यहाँ पे इधर OH कर दिया और इधर H कर दिया। बहुत ध्यान से देखना बेटा क्या किया अपन ने, इस जगह पे नंबर 2 में कोई चेंज नहीं, 3rd में कोई चेंज नहीं, 4th वाला पार्ट में OH कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, H आ गया हमारा राइट पे, और 5th वाला पार्ट एग्जैक्टली वहीं के वहीं रखा। पहले तो मेरे को ये बताओ कि इसको अपन कैपिटल D असाइन करेंगे कैपिटल L, तो आंसर कैपिटल D। ठीक, हाईएस्ट नंबर कैरल सेंटर OH कहां पॉइंट आउट हो रहा है बेटा जी, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे अगर वायदे में है तो ये हमारे पास हो गया D कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ये देखो कि इस पार्ट से जो डी ग्लूकोज वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट से जो राइट हैंड साइड में कंपाउंड लिखा, उस वाले पार्ट में जो डिफरेंसेस आई वो C4 कार्बन पे आई, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4th कार्बन पे आई। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड डी गैलेक्टोज। अब अगर आप यहां देखोगे ना, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज मतलब नाम चेंज हो गया। जैसे ही कंपाउंड में डायस्टेरियोमेरिक फॉर्म बनी, कंपाउंड का नाम चेंज हो गया। और अगर इसकी एनेंटियोमेरिक फॉर्म बना रहा होता, जैसे डी ग्लूकोज से मुझे एल ग्लूकोज बनाना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी की कंप्लीटली मिरर इमेज निकालनी है। जो ग्रुप राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट हो रहे हो उनको लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट आउट कर देना, मतलब कंप्लीटली मिरर इमेज ले लेना अगर डी ग्लूकोज से एल ग्लूकोज बनाना हो। ठीक है, तो ये जो हो गए दीज आर कॉल्ड एज C4 एपीमर। इनको अगर मैं नाम दूंगा तो क्या नाम दूंगा, C4 एपीमर। एपीमर की डेफिनेशन एक बार फिर बोल देता हूं, मैं लिख भी देता हूं यहां पे कि एपीमर हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जो डायस्टीरियोमर्स हैं और सिंगल कायरल सेंटर के अबाउट डिफरेंसेस को शो करते हैं। राइट, सो लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर द APIMER, एपीमर। ठीक है, द डायस्टीरियोमर which are differing in configuration, बेटा डेफिनेशन भी लिखते जाना आप साथ में, which are differing in configuration about the single chiral center. Single chiral center are known as epimer. तो ये तो केस हो गया हमारे पास कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन का फॉर दी कार्बोहाइड्रेट्स। कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है बेटा कि एक्चुअली जो है तुम्हें जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो, जैसे मान लो अपन ने कहा ना कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पे रखते हैं और OH वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे देखते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपको इस कार्बन के अबाउट रोटेशन करके दे दे। मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं तुमको एक कंपाउंड दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दूं कि कौन से वाले पार्ट का नाम डी है, कौन से वाले पार्ट का नाम एल है, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। सो लेट अस सी दैट एग्जांपल। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? ठीक है, मैं रिपीट कर दूं एक बार और, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अपन यूज कर रहे हैं। पहले मेंबर ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए अपन ने नाम डी असाइन किया जब कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पे रखा और OH वाला पार्ट हमारा राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट हो रहा था, सिंगल कायरल सेंटर था। उसी के रेफरेंस में बाकी मेंबर को असाइन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाईएस्ट कायरल सेंटर। हाईएस्ट कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन अगर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच हो रही है तो वो हमारे पास हो जाएगा कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। नाम जो भी होगा वो नाम रेस्पेक्टिवली उसके कार्बोहाइड्रेट का जो भी नाम रहेगा उसके रेस्पेक्ट में दे दिया जाएगा। बाकी कैपिटल डी कैपिटल एल आप इस OH को देखते हुए असाइन कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन जिसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस वाले पार्ट को डी और किस वाले पार्ट को एल असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं which of the following is oblique are having कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। बेटा फिर बोला कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन बोला है। ठीक है, डेक्स्ट्रोलिवो के बारे में बात नहीं करी। जैसे ऑप्शन नंबर 1 मैंने यहां पे लिखा CHO, वेल 1 2 3, ये यहां पे मैंने लिखा CH2OH, इधर वाले पार्ट में H OH OH H OH और H, ये वाला पार्ट पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया नंबर 2 बी वाला पार्ट, इधर मैंने दे दिया CHO 1 2 3, इधर वाले पार्ट में H OH ये OH, देन यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया अपन ने इस जगह पे CH2OH, यहाँ पॉइंट आउट कर दिया H और यहाँ पॉइंट आउट कर दिया OH। फिर इस वाले पार्ट में थर्ड नंबर दिया दैट इज CHO, CHO वाला पार्ट रखा, फिर CH2OH है, 1 है 2 है।
ठीक, और 3 कार्बन है, फिर वही H OH OH H और इधर वाले पार्ट में OH H करके पॉइंट आउट कर दिया। फोर्थ वाला पार्ट डी ऑप्शन मैंने बनाया, तो देन वही रखा, ये CHO वाला पार्ट, देन यहाँ पे CH2OH है 1 2 3। अब CH2H को यहाँ से हटा के इस जगह पॉइंट आउट कर दिया H, इधर पॉइंट आउट कर दिया OH और इधर पॉइंट आउट कर दिया CH2OH, देन यहाँ पे OH और OH करके समथिंग फिगर हैज बीन ड्रॉन। अब बेटा मेरे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे हो गए और मुझे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कंपाउंड डी कॉन्फ़िगरेशन का है या कौन कौन से कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी है। हमें फंडा पता ही है कि हम हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर को देखने वाले थे। तो सबसे पहले जैसे पहला एग्जांपल शुरू करूं तो दिख रहा है टॉप से नंबरिंग करी बेटा 1 2 3 4 5। अब अगर आप यहां देखोगे तो जो फोर्थ वाला कार्बन है उसमें OH किधर पॉइंट आउट हो रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे। इफ दी OH इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, longest carbon chain is on the vertical line, then this is nothing but what the L configuration। एक्चुअली ये L राइबोज है। कंपाउंड का नाम अभी आप एकदम से याद नहीं कर पाओगे, आप तो कैपिटल डी कैपिटल एल को आइडेंटिफाई कर लो। तो ये जो कंपाउंड है हमारे पास ये एल कॉन्फ़िगरेशन है, एंड दिस कंपाउंड इटसेल्फ इज नोन एज एल राइबोज। ये राइबोज नाम है। राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नाम सुने होंगे ना आपने, डीएनए आरएनए, उनके अंदर हमारे पास इनकी यूटिलिटी आएगी आगे। तो बायोमोलिक्यूल जब पूरा डिटेल में जाओगे तो सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 बॉम्बे। अब इसमें अगर देखोगे तो देखो कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे नहीं दे रखी, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम इसको रोटेट करके यहां पे लेके आएंगे, राइट। वी आर बेसिकली हैविंग द रोटेशन ऑफ द ग्रुप। जैसा अपन इंटरचेंजिंग वाले पार्ट में देखा वैसे ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ये OH हो गया बेटा, ये H हो गया और ये हो गया CH2OH। मैंने क्या किया, इस कार्बन के अबाउट इसका फिशर भी, ये सोर्स वाला पार्ट भी ड्रॉ किया, सो दैट आप विजुलाइज कर सको कि अपन इसको रोटेशन करके यहाँ कर रहे हैं। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटरचेंज करके करना है तो कोई टेंशन नहीं, मतलब OH और CH2H को इंटरचेंज किया तो CH2H तो यहां जाएगा, OH यहां जाएगा। एक इंटरचेंज आपके पास कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर देगा, मतलब R से S हो जाएगा। तो OH को H के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो 2 इंटरचेंज करेंगे। तो रेस्पेक्टिवली मैंने एक सिंपल सा फंडा यहां पे लिया कि आप इसको रोटेशन करवा दो। CH2H चला गया OH की जगह, CH2H चला गया OH की जगह, OH वाला पार्ट आ गया H की जगह, राइट, और H वाला पार्ट आ गया CH2H की जगह। देखो दीज आर द सिंपल, ये वो अपन ने जो कह सकते हो कि जो न्यूमान प्रोजेक्शंस अपन बनाते थे या रोटेशन करवाते थे, जब कंफर्मेशन ड्रॉ करते थे, तो एक कंफर्मेशन अपन ने ये ट्राई किया। अब आप ये देखोगे तो CH2H आ गया तुम्हारा राइट बॉटम साइड पे, OH आ गया राइट हैंड साइड पे। तो जब OH राइट हैंड साइड पे आ गया इसका मतलब हमारे पास दिस इज नथिंग बट ऑल्सो अ डी कॉन्फ़िगरेशन। इसकी बात करता हूं। अब ये तो कुछ देखना समझने की तो पार्ट है ही नहीं, इसमें सीधा सीधा सा पार्ट दिख रहा है कि जो CH2H है वो यहाँ पे है, OH राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट हो गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। अच्छा इसकी बात करें अब, इसमें क्या है, वही सेम पार्ट, CH2H को बेटा कहाँ किया, H की जगह लेके आए रोटेट करा के, H को कहाँ लेके गए, OH की जगह पे, OH वाला पार्ट कहाँ लेके आए, CH2H की जगह पे। तो अगर आप देखोगे तो जब CH2H हमारा बॉटम लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे बॉटम मोस्ट अगर कार्बन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो OH देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट आउट हो रहा है, तो दैट मींस हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन D नहीं है, दिस इज व्हाट दी L कॉन्फ़िगरेशन। तो एक तो ये L कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये D कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये वाला जो पार्ट है दिस इज ऑल्सो डी कॉन्फ़िगरेशन, और ये L कॉन्फ़िगरेशन। आंसर हो गया अपना कौन कौन सा, B एंड C। क्लियर है। तो दिस इज हाउ वी सी दी D एंड L कॉन्फ़िगरेशन फॉर दी बायोमोलिक्यूल्स। अब एक छोटा सा पार्ट और कवर कर लेते हैं यहाँ पे कि एमिनो एसिड्स जो अभी अपन ने लिखा था अल्फा एमिनो एसिड्स, उनके लिए DL कैसे असाइन करते हैं। तो एक बेसिक सी बात है, मोस्ट ऑफ द शुगर जो हमारी नेचुरली अक्रिंग्स होती हैं वो सब मैक्सिमम केसेस में कैपिटल D फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो नेचर में एग्जिस्ट करने वाली शुगर्स है वो कैपिटल D में एग्जिस्ट करती है। और जो अल्फा एमिनो एसिड की अपन बात कर रहे हैं विच इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स, अल्फा एमिनो एसिड दे आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स, है ना। बायोमोलिक्यूल्स आपका आगे टॉपिक आएगा, उसके अंदर ये पूरा पार्ट बहुत इलेबोरेटेड और डिटेल्स में मिलेगा। अभी अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है जो अपने लिए अभी जरूरी है इसके अंदर, उसको टच कर रहे हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स जो हमारे पास विच इज द मोनोमर ऑफ द प्रोटीन के लिए अगर अपन को D और L असाइन करना हो तो क्या करते हैं इस वाले केस में, वी कीप द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया CH, इधर हमारे पास NH2 और ये हमारे पास हो गया R। दिस इज अ कायरल सेंटर। ये देखो CSS के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन
और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा हो गया, NH2, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड्स, है ना। ये नेचुरल एमिनो एसिड्स हमारे पास होते हैं और ये नेचुरल एमिनो एसिड्स में R ग्रुप को अगर वेरी करते हैं अपन, जैसे H लिखा, R CH3 लिखा, तो अलग अलग R ग्रुप के रिस्पेक्ट में कंपाउंड्स जो हैं वो अलग अलग नॉमेनक्लेचर से असाइंड होते हैं। हमें इसका डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करना है, फंडा वही का वही रहेगा, कीपिंग द COOH ऑन दी टॉप साइड, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप IUPAC के रेफरेंस में टॉप साइड पे रखा, R ग्रुप बॉटम पे रखा, ठीक, मतलब कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे रखी। अगर इधर मैंने H पॉइंट आउट किया राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 पॉइंट आउट किया, राइट। अब कॉमन सेंस लगा के बताओ बेटा कि व्हाट शुड आई असाइन दिस कॉन्फ़िगरेशन, मैं क्या असाइन करूं, कैपिटल D असाइन करूं कि कैपिटल L? तो आंसर इज कैपिटल L। दिस इज कॉल्ड L कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या नाम देंगे अपन, L कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड्स जो हमारे होते हैं नेचुरली अकरिंग जो होते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट मेंबर ग्लाइसिन, वो L कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं इन नेचर। तो अल्फा एमिनो एसिड के लिए अगर आपको कैपिटल D कैपिटल L निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा फंडा ये है कि जो अल्फा सेंटर है, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो एडजेसेंट कार्बन है अल्फा कार्बन, उस कार्बन पे अगर फिशर प्रोजेक्शन के अंदर NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट आउट है, कीपिंग द कार्बन चेन ऑन वर्टिकल लाइन, तो उसका नाम L होगा। और अगर बाय द वे इफ इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, if it is pointing towards the right hand side, तो then this is called as what, the D configuration, ठीक है। R जैसे कोई सा भी ग्रुप रखो, CH3 रखोगे, अगर R बराबर CH3 है तो that compound is known as what, the alanine, है ना। ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये सब के सब हमारे अमीनो एसिड जो है वो सब बायोमोलिक्यूल्स में नोमेनक्लेचर भी आएगा, स्ट्रक्चर्स भी आएंगी। अभी बेटा आप जो फोकस करना वो ये कि अल्फा एमिनो एसिड में कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे रखते हुए बॉटम मोस्ट कार्बन पे अपन आ रहे हैं। अल्फा कार्बन पे अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट आउट हो रहा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, तो कॉन्फ़िगरेशन का नाम L है, और अगर ये राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन का नाम D है, ठीक है। एमिनो एसिड के केस में अल्फा कार्बन पे NH2 के रेफरेंस में चेक करोगे, कार्बोहाइड्रेट के केसेस में जो फर्स्ट मेंबर था ना डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसके रेफरेंस में हाईएस्ट नंबर कैरोल सेंटर से D और L को चेक करोगे। क्लियर है। ये एक एडिशनल नोमेनक्लेचर है जो बायोमोलिक्यूल्स में आगे यूज होगा, वहां पे काम आएगा। तो अपन आइडेंटिफिकेशन कर लिया, रोजोनॉफ के दिया हुआ कॉन्फ़िगरेशन विच इज कॉल्ड एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल D एंड कैपिटल L, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।